नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। रक्षाबंधन त्योहार के मौके पर हरिद्वार पुलिस द्वारा बहनों को तोहफा दिया गया और ये तोहफा लेकर बहन भी काफी खुश नजर आई। हरिद्वार पुलिस मुख्यालय में एसएसपी अजय सिंह द्वारा विभिन्न कंपनियों के खोए हुए कुल 366 मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए। वहीं सभी महिलाओं ने एसएसपी हरिद्वार की कलाई पर राखी बांधकर धन्यवाद किया। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में खोए मोबाइल फोनों की बरामदगी के लिए विगत 4 माह से चलाए जा रहे अभियान के तहत साइबर क्राइम सेल ने करीब 66,48,000 रुपए के मोबाइल फोन बरामद किए। इसमें से कुछ मोबाइल फोन विभिन्न राज्यों से आए तीर्थयात्रियों के हैं, जबकि कुछ मोबाइल फोन स्थानीय निवासियों के हैं। देखिए, मोबाइल जो है हमारी बेसिक नेसेसिटी, हमारी रोजमर्रा की जरूरत है, जिसमें हमारे डेटा के साथ साथ बहुत सारे पर्सनल फोटोग्राफ्स या अन्य हम रिकॉर्ड्स को रखते हैं। और जब मोबाइल खो जाता है किन्हीं परिस्थितियों में तो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आती है। इसको देखते हुए लगातार हरिद्वार पुलिस द्वारा प्रयास किया जाता है कैसे खोए मोबाइल लोगों को वापस किए जाए। विगत 2 करोड़ के करीब हमने मोबाइल को विक्टिम्स को वापस किए हैं। और चूंकि रक्षाबंधन का त्यौहार था तो इस त्यौहार को लेकर बहुत सारी बहनों को बताओ कि मोबाइल गायब थे, किन्हीं अलग अलग परिस्थितियों में कहीं गिर गए, कहीं खो गए, कहीं शादी फंक्शन में गायब हो गए। तो ये कोशिश थी कि इस बार रक्षाबंधन पर ज्यादा से ज्यादा मोबाइल को वापस करके लोगों को एक तोहफे के रूप में दिया जाए। तो आज भी करीब 66 लाख से के करीब कीमत के मोबाइल वापस किए गए, जिसमें हमारी बहुत सारी बहनें जो आज रक्षाबंधन पर उनको एक तरह से कहा जाए कि वापस करके उनको एक खुशी दी गई है। और निरंतर हमारा साइबर सेल का प्रयास रहेगा कि जो अभी मोबाइल नहीं मिले हैं विक्टिम्स के, उनका भी प्रयास करके जल्दी से जल्दी उनको हैंड ओवर किया जाए। राजधानी देहरादून में डेंगू ने अपने पैर पसार लिए हैं। पूरे शहर में डेंगू के मामले बढ़ने के कारण लोगों में डर का माहौल हो गया है। आपको बता दें कि डेंगू से कई लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं। डेंगू के मामलों का लगातार बढ़ना नगर निगम की नाकामयाबी और लापरवाही को दर्शाता है, जिससे स्थानीय लोगों में रोष पनप रहा है और लोग नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि बुधवार को सरस्वती विहार समिति के लोगों ने नगर निगम पहुंचकर प्रदर्शन किया और उन्होंने नगर निगम पर आरोप लगाया कि नगर निगम ने कहीं पर भी फॉगिंग नहीं कराई है। साथ ही निगम अधिकारियों को लापरवाह बताया। डेंगू के केस जो है लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए पब्लिक में एक भय का वातावरण भी है। इसके लिए आज से हमने तय किया है कि शाम को जहां जहां जिस जिस क्षेत्र में डेंगू के केस ज़्यादा मिल रहे हैं वहां नगर निगम की टीम एक अलग से अभियान चलाएगी। आज जैसे अभी जो मेरी संज्ञान में आया कि सरस्वती विहार का जो क्षेत्र है वहां भी अधिक मात्रा में डेंगू के पेशेंट हैं, तो आज नगर निगम की टीम वहां जो है अलग से फॉगिंग की व्यवस्था भी करेगी और अलग से जो है वहां के लिए दवाई छिड़काव से लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम बुलाकर पूरे घर घर जो है अभियान चलाएंगे, ताकि लोगों को जागरूक भी करें और लोगों को समझाएं भी कि ये पानी इकट्ठा ना होने दें। और पानी जहां साफ पानी है, अगर कहीं ऐसी जगह है जहां उसका समाधान मोहल्ले वाले नहीं कर सकते तो उसको हमें सूचित करें ताकि हम उसका समस्या का समाधान कर सकें। तो तैयार है। अब हम 1 साल का टैक्स नहीं देंगे हाउस टैक्स, हमारा हाउस टैक्स हम पैसे देने को तैयार है। आप हमारे व्यवस्था करो। सबसे पहले आदमी की जान माल की सुरक्षा करना नगर निगम की और एक मानव धर्म भी यही है कि जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। विकासनगर के डीआईएमएस कॉलेज में विजिलेंस विभाग ने छापा मारा है। डीआईएमएस कॉलेज पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का बताया जा रहा है। दरअसल अचानक विजिलेंस की टीम कॉलेज के गेट पर पहुंची, जिसके बाद परिसर के अंदर मीडिया कर्मियों को भी मना कर दिया गया। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान कॉलेज में हरक सिंह रावत मौजूद रहे। तो हरक सिंह रावत उस कॉलेज में मौजूद रहे। कॉलेज में छापा मारा गया है और डीआईएमएस कॉलेज में ये कहा गया है कि ये कॉलेज जो है हरक सिंह का ही है। इसको लेकर वहां पर छापा मारा गया। तो विजिलेंस की टीम वहां पर पहुंची और कॉलेज में छापा मारा गया।
उत्तराखंड के नैनीताल को पिछले साल अक्टूबर 2022 में पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा सूचना मिली कि किसी व्यक्ति ने नैनीताल में जगह जगह बम विस्फोट कर उड़ने की धमकी दी है और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच के लिए एसटीएफ को लगा दिया गया, जिसके बाद एसटीएफ ने खुफिया तंत्र को और तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पता चला कि कोई नितिन शर्मा नाम का व्यक्ति जो अपने को हिजबुल मुजाहिदीन से संबंध होना बताता है, उसके द्वारा फर्जी ईमेल आईडी और लगातार फोन और सिम बदलने की कार्रवाई करते हुए ये धमकियां दी गई हैं। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसटीएफ की टीमों ने लगातार 20 दिन तक तकनीकी और तमाम जानकारी इकट्ठी की। उसके बाद नितिन शर्मा को आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पूछताछ में पता चला कि ये व्यक्ति पहले भी आंध्र प्रदेश के अलावा और कई राज्यों में बमों से उड़ाने की धमकियां दे चुका है और इस पर काफी मुकदमे भी चल रहे हैं। एएसपी ने बताया कि अभी पूछताछ जारी है। चार अक्टूबर 2022 को नैनीताल पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली, जो किसी व्यक्ति के द्वारा मोबाइल से फोन करके बताया गया कि नैनीताल के विभिन्न स्थानों पर बम विस्फोट होंगे। और उसके बाद जो है फिर पुनः 17 जुलाई 2023 को इस तरह की सूचना फेसबुक मैसेंजर के जरिए किसी व्यक्ति के द्वारा नैनीताल पुलिस मीडिया सेल को प्रेषित की गई, जिसमें यही कहा गया कि नैनीताल जनपद के विभिन्न जगहों पर जो है बहुत सारे बम विस्फोट होंगे और इसकी जो जिम्मेदारी है वो हिजबुल मुजाहिदीन लेगा। तो इसमें फेसबुक और जो मोबाइल की जो कॉल थी और बाकी जो भी अन्य इसका जीमेल अकाउंट भी था जो फर्जी था, तो सारा उसको ट्रेस करते हुए, उसे देखते हुए और पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसमें सर्वप्रथम तो नैनीताल जनपद में मुकदमा दर्ज कराया गया, जो 66F IT एक्ट में पंजीकृत हुआ। खाद्य पदार्थों में मिलावट कोई नई बात नहीं। बता दें कि दूध, दाल, मिठाई और मसालों से लेकर नमक तक में मिलावट की हर रोज खबरें आ रही हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। वहीं स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार ने कहा कि मिलावटखोरी को लेकर राज्य भर में अभियान चलाया जा रहा है और मोबाइल वैन के आ जाने से इस प्रक्रिया को गति मिली है, जिनसे हम मौके पर जाकर खाद्य पदार्थों की शिकायत आने पर जांच करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जल्द ही 10 और मोबाइल वैन आ जाएंगे, जिसके बाद मिलावट खोरी रुकने में तेजी आएगी। और साथ ही स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि रुद्रपुर के बाद जल्द देहरादून जनपद में भी खाद्य सैंपल की जांच के लिए लेबोरेटरी की स्थापना की जाएगी। तो मिलावटखोरी को लेकर अभियान चल रहा है। मोबाइल वैन से अभियान तेजी से चल रहा है और ऐसे में धरपकड़ भी की जा रही है। देहरादून में खाद्य सैंपल जांच लेबोरेटरी खुलेगा, इसकी भी जानकारी सामने आई है। मिलावटखोरी को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि खाद्य पदार्थों में तो मिलावट होती है, साथ ही साथ अब नमक में भी मिलावट होने लगी है। इसको लेकर मोबाइल वैन की मदद से लगातार जहां पर भी मिलावट हो रही है वहां पर भी छापेमारी की जा रही है। मिलावटखोरी के खिलाफ हमारा अभियान लगातार चालू है और अभी हमने जो फूड टेस्टिंग वैन्स भी हम लोग खरीद रहे हैं, 2 वैन्स आ चुके हैं और 10 और वैन खरीदने की तैयारी चल रही है। इसका मेन एडवांटेज ये है कि जहां पे भी हमारी टीम छापामारी का अभियान करती है, वहीं तुरंत जाके जो भी आइटम्स हैं जहां पे हमें शक हो कि फूड आइटम अडल्ट्रेटेड है, तो वहीं पे जाके हम लोग उसका टेस्टिंग करा के रिजल्ट हम लोगों को मिल जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास जो फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी है, यहाँ पे देहरादून में भी हम लोग एक और विकसित करने जा रहे हैं। अभी फिलहाल रुद्रपुर में टेस्टिंग चल ही रही है, लेकिन देहरादून जनपद में भी जो FDA का भवन है वहाँ पे हम लोग एक और टेस्टिंग लेबोरेटरी विकसित करने जा रहे हैं। रुकने एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटेंगे।
उत्तराखंड की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की हैं कई महत्वपूर्ण योजनाएं। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड की महिलाओं को दे दिया है एक और खास तोहफा। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के माध्यम से प्रदेश में कार्यरत तमाम महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को उपलब्ध कराया जाएगा व्यापक बाजार। स्वयं सहायता समूहों की सहायता के लिए गठित किया जाएगा एक विशेष कोष। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने लिए हैं अहम फैसले। प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए राज्य में शुरू की गई है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। इसके तहत प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट कराई जा रही है उपलब्ध। आंगनवाड़ी बहनों की मानदेय में की गई है बढ़ोतरी। सरकारी नौकरी में महिलाओं को दिया जा रहा है 30% क्षैतिज आरक्षण। तो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को हेली सेवा उपलब्ध कराने के दिए गए हैं निर्देश। रक्षाबंधन पर सार्वजनिक बसों में बहनों के लिए होगी निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था। नमस्कार। भाई बहन के प्रेम और अटूट रिश्ते के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार प्रदेश की माताओं बहनों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। इस रक्षाबंधन पर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना को प्रारंभ किया गया है और हमारी माताओं बहनों हेतु उत्तराखंड परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा की भी व्यवस्था की गई है। एक बार पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की अनेकों शुभकामनाएं। धन्यवाद। सशक्त मातृशक्ति, सशक्त उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 13 अगस्त की जल प्रलय की आपदा में ध्वस्त हुए रास्तों को आवाजाही के लिए वाण गांव के निवासी आजकल स्वयं श्रमदान करने के बनाने में लगे हुए हैं। 13 अगस्त को हुई भारी बारिश से हुई तबाही के कारण ग्राम पंचायत वाण के 5 पुल क्षतिग्रस्त होकर बह गए थे और टूट गए थे। बता दें कि आगामी सितंबर माह की 20 तारीख को विश्व प्रसिद्ध और उत्तराखंड की आराध्य देवी नंदा देवी की लोकजात यात्रा यहीं से कैलाश के लिए रवाना होनी है और यात्रा का अंतिम पड़ाव वाणगांव में है। और वाणगांव में जो लार्ड कर्जन रोड है, यानी जहां से देवी नंदा का रास्ता है, वहां अब पुल ही नहीं है। मान्यताओं के अनुसार देवी नंदा का कैलाश यानी अपने ससुराल जाने के मार्ग को बदलना नहीं जा सकता। तो ऐसे में वाणगांव के लोगों ने आपसी विमर्श के बाद शासन प्रशासन का मुंह देखने के बजाय फिलहाल वैकल्पिक तौर पर उन रास्तों को स्वयं बनाने का निर्णय लिया है और सभी लोग तन मन धन से देवी नंदा को लोकजात यात्रा मार्ग को व्यवस्थित करने में जुटे हुए हैं। इसी बीच वाणगांव का जायजा लेने पहुंचे थराली विधायक भूपाल राम टमटा वाणगांव पहुंचे और देवी आपदा से हुए नुकसानों का जायजा लिया। उन्होंने आपदा ग्रसित लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही सभी क्षतिग्रस्त रास्तों पुल को निर्माण किया जाएगा। यहाँ पे 13 तारीख को जो है देवी आपदा आ गई थी और ये हमारा जो है लाट कर्जन रोड है। यहाँ पे परसों एक पुल भी था हमारे यहाँ पे, वो पुल भी बह गया था, आधा अधूरा रह चुका है। परसों 20 तारीख को यहाँ पे माँ नंदा की डोली आनी है और यही रास्ता जो है हमारी माँ नंदा देवी का है, क्योंकि हम दूसरी रास्ते से जो है माँ नंदा की डोली नहीं ले जा सकते हैं। 20 तारीख को हमारे गांव में मां नंदा देवी का पड़ाव है, रात्रि विश्राम है और जो ये छोटी लोग जात के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे जो है भारी वर्षा के कारण रास्ता सारा टूट गया था। यहाँ पे शासन प्रशासन भी आया था, एजेंट साहब भी आए थे, सारे विभागों के तमाम लोग आए थे जो निरीक्षण करके गए हुए हैं। वाण में जो हमारी 13 तारीख को जो आपदा आई उसका मैंने इसके लिए यहाँ पर निरीक्षण किया। मेरे साथ तहसील प्रशासन से और PWD से, सिंचाई विभाग से अधिकारीगण आए थे। सभी लोगों ने यहाँ पर जो नुकसान हुआ है उसका जायजा लिया है। ड्रोन मैपिंग यहाँ पर कर दी गई है। आगामी जो हमारी लोकजात आनी है यहाँ पर, जिस प्रकार रास्तों की यहाँ पर सारी टूट फूट हुई है, कटाव से पूरा नाला काफ़ी स्पान में यहाँ पर आ गया है। निश्चित रूप से जैसे हमारी सड़क खुलती है
यहाँ पर जितने भी हमारी लोक जात नंदा राजात का जो मार्ग है इसको व्यवस्थित कर दिया जाएगा। यूं तो राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता को परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। आज राजधानी देहरादून में डेंगू अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, जिसका जिम्मा कहीं न कहीं स्मार्ट सिटी पर थोपा जा रहा है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के कार्य इस समय राजधानी देहरादून के तमाम हिस्सों में चल रहे हैं, लेकिन समय पर कार्य पूरा न होने के कारण स्मार्ट सिटी के कार्य की वजह से सड़कों में, गलियों में गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण उन गड्ढे में बारिशों का पानी घुस रहा है, जिससे लगातार डेंगू का मच्छर पैदा हो रहे हैं और जो लोगों को बीमार कर रहे हैं। अब स्मार्ट सिटी के खिलाफ भी राजधानी देहरादून वासी जल्द ही मोर्चा खोलने वाले हैं। वहीं नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा ने यह भी माना कि स्मार्ट सिटी के कार्यों में धीमी गति होने के कारण जनता को काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। की वजह से काफी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन लगातार उनके अधिकारियों के साथ भी बैठक हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की संज्ञान में भी मैंने भी उनको एक पत्र दिया था। माननीय हमारे जो इस क्षेत्र के विधायक हैं खजान दास जी, उन्होंने भी लगातार, और माननीय मंत्री जी भी इस स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर चिंतित हैं, और हम भी लगातार जो अधिकारी हैं, लेकिन बरसात की वजह से जैसे ही अब ये बरसात खत्म होगी तो हमारा लक्ष्य है कि नवंबर तक ये सारे काम कंप्लीट हो जाएं, जो खुदाई वाले हैं, सड़क वाले हैं, ड्रेनेज सिस्टम है। तो देहरादून के कई हिस्सों में कार्य चल रहा है, और आपको बता दें कि भारी बारिश के बाद सड़क जो है काफी खराब हुई है, जिसके बाद सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में काम तो चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद इतनी धीमी गति से चल रहा है कि लोगों को खासा परेशानी हो रही है। तो देहरादून में जो कि स्मार्ट सिटी कही जाती है, वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से वहां पर गड्ढे, खुदे हुई सड़कें पड़ी हुई हैं। ऐसे में वन वे हो गया है, अगर वहां से निकलना लोगों का दूभर हो चुका है, जिसके चलते लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नामी सरकार प्रदेश के खिलाड़ियों और खेलों में रुचि रखने वाले छात्रों को बड़ी सौगात देने जा रही है। बता दें, कुमाऊं के हल्द्वानी शहर में प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना जल्द होने जा रही है। यहां पिछले काफी लंबे समय से खिलाड़ियों और विभिन्न खेल संघों की तरफ से खेल विश्वविद्यालय की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को उच्चीकृत कर जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके लिए भूमि का चिन्हीकरण भी किया जा रहा है। खेल विश्वविद्यालय बनाने का हमने निर्णय लिया हुआ है और जल्दी ही हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। जो हल्द्वानी में हमारा गोलापार में स्टेडियम है, उस स्टेडियम के आसपास की जमीन अगर हमें जल्दी ही मिल जाती है तो उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि वन विभाग से संबंधित कुछ भूमि होने के कारण से अभी जमीन के कारण से एकदम तेजी नहीं आ पा रही है, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी हम खेल विश्वविद्यालय का निर्माण करें। कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल कानून व्यवस्था सहित आम जनता के मुद्दों को लेकर वे बागेश्वर विधानसभा के प्रत्येक गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं, जहां उन्हें जनता का भरपूर प्यार और सहयोग भी मिल रहा है। उन्होंने प्रशासन पर बीजेपी के दबाव में कार्य करने का आरोप लगाते हुए आक्रोश व्यक्त किया। वहीं बसंत कुमार ने कहा कि उपचुनाव में विजय होने पर बागेश्वर विधानसभा के सुनियोजित विकास के लिए कार्य किया जाएगा। पर मुख्य रूप से अगर किसी रसूखदार के बेटी को नौकरी मिल जाए और आम जनता के जो बच्चे हैं वो 80-80 नंबर पाकर भी वो बेरोजगार रह जाएं तो सवाल तो बनता है। और इसके अलावा अगर अंकिता का मर्डर हो जाए और एक गरीब घर की बेटी जो बड़ी बमुश्किल अपने बेटी को पढ़ाकर किसी जगह पर किसी संस्थान पर नौकरी में लगवाता है, वहां उसका मर्डर हो जाए और मर्डर करने वाला कोई राजनीतिक दल का रसूखदार नेता हो तो सवाल तो बनता है। कांग्रेस की माने तो बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव 2023 के मद्देनजर जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता लगा दी गई है।
अब चुनाव आचार संहिता के तहत सरकारी संपत्तियों पर बैनर, होर्डिंग्स आदि लगाया जाना सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग और आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करना है। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि बागेश्वर चुनाव में सत्ताधारी दल से सरकारी मशीनरों का खुलकर दुरुपयोग करने के साथ ही चुनाव जीतने के लिए धन बल और बाहुबल का प्रयोग किया है। वहीं बागेश्वर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया विभाग के कर्मियों का उत्पीड़न किया जाना इसका जीता जागता उदाहरण है। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 188 बूथों के ग्राम प्रधानों और जनप्रतिनिधियों को फोन पर डराया और धमकाया जा रहा है। बागेश्वर उपचुनाव के संबंध में स्थानीय प्रशासन द्वारा जिस तरीके से पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ उनको फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। और अभी जैसा गरिमा जी ने कहा कि ग्राम प्रधानों तक को वहां पर दबाव बनाया जा रहा है, जिला पंचायत के सदस्यों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और सरकारी मशीनरी का भारतीय जनता पार्टी द्वारा खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। दिनेशपुर में बहनों ने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला मंत्री कविता नेगी के साथ और बिना सरकार के नेतृत्व के थाना परिषद दिनेशपुर के सभी स्टाफ भाइयों और टेम्पो यूनियन के सभी भाइयों को राखी बांधकर एक दूसरे को बधाई दी और लंबी उम्र की कामना की। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें 24 घंटे सेवा देने वाले भाई जो दिन रात एक कर हमारी रक्षा करते हैं, उनको राखी बांधते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। मंडल और जिले के स्तर से हमने कार्यक्रम किया। हमने पहले ऑटो वाले, हमारा उद्देश्य था कि जो हमारी रक्षा करते हैं पुलिसकर्मी, तो इनके संग हम आज अपनी राखी मनाएं और हमने ऑटो वाले भैया लोगों के संग भी आज दिनेशपुर में मंडल में राखी मनाई, राखी का कार्यक्रम किया। और हमारे संग जिले की जिला मंत्री बीना सरकार जी और दिनेशपुर मंडल अध्यक्ष दीपा चुफाल जी और हमारी सारी बहनें यहाँ पे उपस्थित रही। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।